जी, तो हम पधार गए हैं आपके सामने आज बीएसटी का एक और वीडियो लेकर के, जिसमें हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कल के ही एक क्वेश्चन पर। क्योंकि कल हमारा माइक डिस्चार्ज हो गया और हमको पता ही नहीं चल पाया कि उसमें आवाज नहीं आ रही है। जब हमने वो वीडियो चेक किया तब पता चला कि अरे इसमें तो आवाज ही नहीं है। चलिए तो फिर बात करते हैं अपन इस वीडियो में कल के ही एक प्रश्न को लेकर के, जो कि था भारत में प्रबंध की आवश्यकता या महत्व को समझाइए। भारत में प्रबंध की क्या आवश्यकता है या उसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। देखिए, कोई भी देश हो, हर देश के ऊपर विदेशी ऋणों का बोझ तो होता है। ऐसे हमारे देश के ऊपर भी विदेशी ऋणों का काफी कुछ बोझ है। उस बोझ को तभी दूर किया जा सकता है जब हमारे भारत देश में प्रबंध जो हो वो उच्च स्तर का हो, है ना। तो इसीलिए राष्ट्रीय आय, इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने हेतु भारत में प्रबंध की महती भूमिका है। दूसरी बात है प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करने के लिए, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे देश में उपलब्ध है उनको सही तरीके से विदोहन करने के लिए भी हमें कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता होती है, इसलिए, है ना। तीसरी बात है निम्न जीवन स्तर। भारत के कई निवासी ऐसे हैं जो आज भी बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर का जीवन यापन कर रहे हैं। तो उन निम्न स्तर के जीवन यापन को सुधारने के लिए, अर्थात निम्न स्तर के जीवन यापन को उच्च स्तर का बनाने के लिए भी भारत में कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता है, ताकि सही नीतियों का निर्माण हो सके और उन सही नीतियों के द्वारा बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। जब बेरोजगारी की समस्या हल हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में लोगों के पास पैसा आने लगेगा। जब उनके पास पैसा आने लगेगा तो उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी रहन सहन का स्तर है, जो वो अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके बाद निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु, लक्ष्य बनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। मतलब भारत में लक्ष्यों का निर्माण करना तो वो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन बात तो तब आती है जब उन लक्ष्यों को, जो भी निर्धारित किए गए लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके। अगर लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर लक्ष्य निर्धारण मात्र से कुछ नहीं होने वाला। और लक्ष्यों को निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तभी संभव है जब हमारे देश में प्रबंध जो है वह कुशल हो, यानी कि निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु भी हमें कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता महसूस होती है। लास्ट है हमारा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास के बारे में आपको बता दें, किसी भी देश का आर्थिक विकास करना एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब उत्पादन भारी मात्रा में हो, और भारी मात्रा में उत्पादन करना वो भी सीमित संसाधनों के उपयोग द्वारा, ये तो और बड़ी बात है। तो सीमित संसाधनों का उपयोग करके भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में उत्पादन करना, यह कुशल प्रबंधकों के बिना संभव नहीं है। तो अब भारी मात्रा में उत्पादन इसलिए किया जा रहा है ताकि देश का आर्थिक विकास सही तरीके से किया जा सके। तो बस ये वाली बात यहीं पर कंप्लीट होती है कि आर्थिक विकास जो है वो बृहद मात्रा में उत्पादन करने से संभव होगा, और बृहद मात्रा में उत्पादन जो होगा वो अच्छे प्रबंधकों के द्वारा ही किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे की टॉपिक लेकर के आते हैं, जिस पर अब हम आपसे बात करने वाले हैं समन्वय पर। समन्वय क्या है, समन्वय की विशेषताएं और सिद्धांत, और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा समन्वय प्रबंध का सार है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम समन्वय के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन पर। समन्वय से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। समन्वय का तात्पर्य होता है आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं, है ना। समन्वय जो होता है हर जगह किया जाता है, यानी व्यक्तियों में भी समन्वय होता है, वस्तुओं में भी समन्वय स्थापित करना पड़ता है, जो हमारे कार्य होते हैं, हमारी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी अपन को समन्वय स्थापित करना पड़ता है, मतलब तालमेल बैठाना पड़ता है। तो अगर अपन इसको पारिभाषिक तौर पर देखें तो प्रोफेसर हेनरी फेयोल के द्वारा दी गई परिभाषा पर चर्चा करते हैं। हेनरी फेयोल जी ने कहा है कि किसी उपक्रम के कार्य संचालन को, किसी उपक्रम यानी संस्था के कार्य संचालन को सुविधाजनक एवं सफल बनाने के लिए उसकी सभी की सभी क्रियाओं में, यानी उसकी समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, यानी तालमेल स्थापित करना ही समन्वय कहलाता है। किसी उपक्रम के कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए और सफल बनाने के लिए, सुविधाजनक
और सफल बनाने के लिए उसकी समस्त क्रियाओं में जो तालमेल बैठाने का प्रयास किया जाता है, समस्त क्रियाओं में सामंजस्य बैठाने का जो प्रयास किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। समन्वय में विशेषताओं पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। समन्वय की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? समन्वय की विशेषताओं की बात किया तो सबसे पहली विशेषता आती है समन्वय प्रबंध की सतत प्रक्रिया है। मतलब समन्वय भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। मतलब कि हमारा काम, प्रबंध का काम शुरू कहां से हो जाता है? नियोजन से, फिर संगठन, नियुक्तियां, इस निर्देशन, नियंत्रण, ये सारे कार्य जो होते हैं, सभी के सभी कार्यों में भी समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा जाता है कि जो समन्वय है वो एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये निरंतर चलती रहती है। समन्वय की बात जो बता रहा था, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की बात हो रही। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन की बात चल रही है यहाँ पर। तो समन्वय के बारे में क्या बताया जा रहा है कि प्रबंध की एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरी बात की जा रही है कि समन्वय विभिन्न क्रियाओं में एकता सुनिश्चित करता है। विभिन्न क्रियाओं में एकता का तात्पर्य होता है कि अगर प्रबंध के सभी कार्य सही तरीके से संचालित हो रहे हैं तो ये माना जाएगा कि उसमें समन्वय है। अगर प्रबंध के सभी कार्य यानी कि नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन, नियंत्रण, अगर ये सभी कार्यों में ये सभी के सभी कार्य अगर सही तरीके से संचालित नहीं हो पा रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर समन्वय यहाँ पर व्याप्त नहीं है। और अगर ये सभी कार्य अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया इन सभी क्रियाओं में समन्वय था। तभी यहाँ पर कहा गया कि समन्वय विभिन्न क्रियाओं में एकता सुनिश्चित करता है, यानी कि सभी क्रियाओं में एक रूपता लाने का प्रयास करता है। अगली विशेषता है समन्वय एक सर्वव्यापक यानी सार्वभौमिक कार्य है। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस टाइप से है ना, मतलब समन्वय सभी जगह व्याप्त है। ये सारी विशेषताएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ करके ही निकल के आ रही हैं, है ना, कि समन्वय जो है वो एक सार्वभौमिक कार्य है, यानी कि सभी जगह व्याप्त है। समन्वय सिर्फ किसी उपक्रम या संस्था के लिए नहीं बना हुआ है या सिर्फ प्रबंध के लिए नहीं बना हुआ है, हमारे दैनिक कार्यों में भी समन्वय देखने को मिलता है। ठीक है ना। उसके बाद एक लास्ट है समन्वय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यानी समन्वय क्यों किया जाता है? तो देखिए, लक्ष्य हमने पहले भी बताया कि लक्ष्यों का निर्धारण करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्य सही तरीके से समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है। तो इसीलिए आपसे कहा गया है कि समन्वय जो होता है वो पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब कि जो भी हमने पहले से लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहाँ कमी आ रही है, उन कमियों का पता लगाने के बाद उनमें सुधार करना, ये सब चीजें समन्वय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, तो अब हम बात करते हैं समन्वय का क्या महत्व है। समन्वय के महत्व को या समन्वय की आवश्यकता को हम निम्न 4 बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात यहाँ पर हो रही है कि कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहली बात तो होती है अनेकता में एकता। किसी भी फर्म, किसी भी संस्था, किसी भी कंपनी, किसी भी उपक्रम की बात की जाए तो वहां पर कई सारे व्यक्ति होते हैं। हमारे पास जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं, है ना, इनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है, इनके देखने का या कार्य को समझने का नजरिया यानी दृष्टिकोण जो होता है वो भी अलग अलग होता है। अब इतने सारे व्यक्ति जिनमें इतनी अलग अलग योग्यताएं हैं, इतने अलग अलग दृष्टिकोण हैं, इतने तरीके हैं इनके पास काम करने के, तो उनमें अगर हमें एक रूपता लानी है तो एक रूपता लाने के लिए हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की विभिन्न विभिन्न योग्यताएं, उन सब में एक रूपता कैसे आएगी। तो इसलिए अपन को समन्वय की आवश्यकता पड़ती है ताकि हम सभी व्यक्तियों की जितनी भी योग्यताएं हैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रयास करें कि उनमें जो भी अच्छी अच्छी बातें उनको ले करके एक समूह बनाएं और उसको अपने प्रबंध में उपयोग ला सके, है ना। इस संसार में भांति भांति के लोग, तो बस वही भांति भांति के लोग जो बात आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। विरोधाभासी लक्ष्य। विरोधाभासी लक्ष्य का तात्पर्य है कि एक कंपनी के यानी संस्था के लक्ष्य अलग हो सकते हैं और एक व्यक्तिगत रूप से अगर कोई व्यक्ति अपने हिसाब से सोचे तो उसके लक्ष्य अलग हो सकते हैं। तो जब संस्था के लक्ष्य अलग हैं, व्यक्ति के लक्ष्य अलग हैं, तो इन दोनों लक्ष्यों में क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है ना, कि अब हमको वहां पर मतलब जो हमारे कर्मचारी होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस हिसाब से चले,
है ना, कि जो कंपनी के द्वारा लिखित लक्ष्य दिए गए हैं उनको पूरा करना है, कि हमारे जो मैनेजर्स बता रहे हैं उनके हिसाब से चलना है। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ यार इस दोनों तरीके बेस्ट नहीं है, मेरे हिसाब से तो इस तरीके से काम किया जाए तो अच्छा है। तो वही बता रहे हैं कि कंपनी के लक्ष्य यानी संस्था के लक्ष्य अलग हो सकते हैं और किसी व्यक्ति के लक्ष्य अलग हो सकते हैं, मतलब उनमें विरोधाभास हो सकता है। तो इस विरोधाभास को कम करने के लिए भी हमको समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। तालमेल की बात अगर की जाए तो कंपनी के जो भी लक्ष्य होते हैं, कंपनी के जो भी लक्ष्य होते हैं उसमें विविधता भी पाई जाती है और विशिष्टीकरण भी पाया जाता है। कंपनी के लक्ष्यों में विविधता यानी कई प्रकार के हो सकते हैं और विशिष्टीकरण भी पाया जाता है। अब विविधता और विशिष्टीकरण है तो भैया इसमें जब तक आपस में तालमेल नहीं बैठाएंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए भी यानी कि विविधता और विशिष्टीकरण को समझने के लिए यानी कि लक्ष्यों को समझने के लिए उनमें तालमेल बैठाना भी क्या है, आवश्यक है। सिनर्जी प्रभाव, सिनर्जी प्रभाव तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अलग से भी कई बार पूछा गया है कि सिनर्जी प्रभाव क्या है, समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास 10 व्यक्ति हैं, 10 मजदूर हैं मान लीजिए, वो कोई भी काम कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा काम नहीं मैं पैसे के आधार पर समझा रहा हूं कि 10 व्यक्ति हैं, कि 10 के 10 व्यक्ति जब काम करते हैं तो एक दिन में कितना रुपए लेकर के आते हैं, 100 रुपए। जब 10 के 10 व्यक्ति 100 इस तरीके से काम करके पैसे लेके आते हैं तो कितना रुपए लेके आते हैं, कुल मिलाकर के 1000 रुपए लेके आते हैं। यानी कि अगर 10 व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अलग अलग काम करते हैं तो कितना रुपए कमाते हैं, कुल मिलाकर के 1000 रुपए कमाते हैं। और यही 10 के 10 व्यक्ति अगर एक रूप से समूह बना करके जाते हैं और फिर काम करते हैं तो कितना कमाते हैं, 1500 रुपए कमाते हैं। मतलब सिनर्जी प्रभाव क्या है कि अगर किसी व्यक्ति मतलब अगर संस्था के व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य करके जो भी धनराशि मतलब जो भी उद्देश्य प्राप्त किए गए हैं उन उद्देश्यों का मूल्य अगर उनके द्वारा किए गए सामूहिक रूप से उन्होंने जो कार्य किया है उसके मूल्य से कम है, यानी कि सामूहिक रूप से किए गए कार्य क्या है, इससे क्या हो रहे हैं, अधिक साबित हो रहे हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, सिनर्जी प्रभाव कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। सिनर्जी प्रभाव में क्या कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति अगर कोई भी काम अगर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग 10 जगहों पर करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति कितना कमा रहा है, मान लीजिए 100 रुपए, तो कुल मिला के कितना कमा रहे हैं, 1000। और ये 10 व्यक्ति अगर सामूहिक रूप से काम करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, तो ये कितना कमा पा रहे हैं, 1500 रुपए कमा पा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सिनर्जी प्रभाव किसको कहेंगे कि अगर व्यक्तियों के समूह द्वारा किया गया योगदान उनके व्यक्तिगत योगदान से अधिक है तो इसी को क्या कहा जाता है, सिनर्जी प्रभाव कहा जाता है। ऐसे ही हमारे फर्म में, हमारी संस्था में कई सारे व्यक्ति हैं, अगर वो अपना अपना काम करेंगे अगर, है ना, तो वो हमारे लक्ष्यों को सही तरीके से पूर्ण शायद ना कर पाए। लेकिन अगर उन्हीं सबको एक साथ लेकर के हम लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जाएं तो लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है और हमारा जो कार्य है वो और ही ज्यादा मतलब योग्य तरीके से होता है ना। तो यहाँ पर सिनर्जी प्रभाव जो है ये हमने आपको बताया तो, लेकिन अभी सिनर्जी प्रभाव किसी संस्था में अपने आप नहीं आ सकता, इसके लिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। अगर समन्वय होगा तो समन्वय की सहायता से ये जो 10 व्यक्ति अलग अलग काम कर रहे थे इनको एक साथ काम करने के लिए राजी किया जा सकता है। तो सिनर्जी प्रभाव क्या कहलाता है, व्यक्तिगत रूप से किए गए योगदान से अगर कोई भी सामूहिक रूप से किए गए योगदान में ज्यादा फायदा अगर हो रहा हो, मतलब कि व्यक्तिगत रूप से इन्होंने जो भी कार्य किया और सामूहिक रूप से जो भी कार्य किया तो सामूहिक रूप से कार्य करने में इनको ज्यादा फायदा अगर हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है, सिनर्जी प्रभाव या सिनर्जी लाभ। और ये व्यवस्था तभी लागू हो सकती है जब फर्म में समन्वय हो। समन्वय के बिना सिनर्जी प्रभाव लागू होना एक बहुत मुश्किल वाली बात आती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। हम पहुंच गए हैं अब आज के अंतिम और इस लेसन के अंतिम प्रश्न की ओर, जिसमें आपको बताया जा रहा है समन्वय प्रबंध का सार है, स्पष्ट कीजिए। समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है, ऐसा कहा है कुंटज एंड ओडोनेल ने, जो बिल्कुल सही भी है। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि समन्वय जो है वो प्रबंध का एक पृथक कार्य ना होते हुए उसका सार है। कई सारे अर्थशास्त्री जो हैं समन्वय को भी प्रबंध का कार्य ही मानते हैं,
लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए और अधिकांशतः अर्थशास्त्रियों का मत अगर देखा जाए तो प्रबंध के 5 कार्य माने जाते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और समन्वय। और कईयों के अनुसार छठवां कार्य समन्वय भी माना जाता है। लेकिन कुंटज एवं ओडोनेल ने कहा कि भैया ये एक स्वतंत्र रूप से प्रबंध का कोई कार्य नहीं है, बल्कि ये प्रबंध का क्या है, सार है। क्यों कहा है ऐसा, आप सुनिए। किसी भी उपक्रम या प्रबंध की सफलता जो होती है वो समन्वय के बिना संभव नहीं है। जब तक प्रबंध के सभी कार्यों में समन्वय नहीं होगा तब तक किसी भी उपक्रम या किसी भी संस्था को सफलता नहीं मिल सकती है ना। अब प्रबंध के कई सारे कार्य जो होते हैं, यानी कि वही मैं नाम अब क्या ही लिखूं, प्रबंध के ये जो कार्य है, नियोजन, संगठन, नियुक्तियां, निर्देशन और नियंत्रण, ये सभी के सभी कार्यों में इनकी जो प्रकृति होती है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन भिन्न भिन्न होते हुए भी इनमें समन्वय की आवश्यकता होती है। अगर ये सभी के सभी पांचों के पांचों कार्य सही तरीके से हो रहे हैं तो यह माना जाता है कि भैया आपके कार्यों में समन्वय की मौजूदगी है। लेकिन अगर इन पांचों कार्यों में कोई भी कार्य मतलब डमाडोल हुआ, यानी कहीं पर भी घपला हुआ, तब हमको समझ में आ जाता है कि इनमें समन्वय की कमी है। तो अगर यहाँ पे साफ साफ बात यह आती है कि अगर ये पांचों कार्य सफलता पूर्वक अपने अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं, यानी निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आराम से हो जाती है, तो ये माना जा सकता है कि इसमें समन्वय की मौजूदगी थी, है ना। और अगर कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है तो ये कहा जाएगा इसमें समन्वय मौजूद नहीं था, है ना। तो समन्वय की मौजूदगी हर कार्य में है, नियोजन में भी है, संगठन में भी है, नियुक्तिकरण में भी है, निर्देशन में भी है और नियंत्रण में भी है। जब सभी में है तभी इसीलिए कहा गया है कि समन्वय प्रबंध का एक पृथक रूप से कोई कार्य नहीं है, बल्कि प्रबंध का क्या है, सार है। इस तरीके से आज का हमारा ये वीडियो होता है कंप्लीट, और कल से हम पढ़ेंगे बीएसटी यानी व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 2। केबीटी सीरीज का ये आज 4था दिन आपका कंप्लीट होता है। प्रयास इतना करिए कि सभी के नोट्स बनाते चलिए, और जैसा कि आपको बताया गया है कि सुबह जब आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप उसका रिवीजन जरूर करिए, है ना। रिवीजन करते रहेंगे तो आप लोगों को जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, तो आपको परेशानी नहीं होगी और आप आराम से बिल्कुल अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे परसेंटेज से पार कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो लगे रहिए पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट।